हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सर जी मैथ के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1.2 को। पिछली वीडियो में हमने आपको 1.1 पढ़ा रखा है और हमने समुच्चय के बारे में और समुच्चयों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में आपको बताया है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि समुच्चय के क्या प्रकार होते हैं और समुच्चय के प्रकारों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और उनसे संबंधित प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ समुच्चय। समुच्चय को हमने पिछली वीडियो में परिभाषा को बताया है, समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में बताया है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो देखिए, समुच्चय हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमारे चैप्टर 1.2 में जो भी समुच्चय हैं हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में फिर हम जो उनके प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे इस चैप्टर में 1.2 में हमारे जो समुच्चय हैं वो समुच्चय हमारे हैं समान रिक्त समुच्चय। पहला समुच्चय जो हमारा है वो हमारा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको इम्पटी या नल सेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको पहला समुच्चय जो हमारा है, समुच्चय का प्रकार में पहला समुच्चय जो हमारा है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मीन्स इम्पटी या नल सेट। ठीक है दोस्तों, अब ये रिक्त समुच्चय होता क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, यानी कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम डिफिनेशन को देखें तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न अलग होना चाहिए, हो अलग होना चाहिए, न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा से देखिए, रिक्त समुच्चय या इम्पटी समुच्चय या नल समुच्चय क्या होता है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। किसी भी समुच्चय में अगर कोई अवयव न हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को देखिए, इस सिंबल से दिखाया जाता है, इस तरह से। अगर कोई समुच्चय न हो यानी कि इसमें समुच्चयों की संख्या कुछ भी नहीं है, यानी अवयवों की कोई भी, इसमें एक भी अवयव नहीं है। इसको इस तरह से या इस तरह से फाई के द्वारा भी दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से दिखाएंगे या फिर इस तरह से दिखाएंगे। अब अगर हम उदाहरण से समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो देखिए, यक्स सच दैट यक्स कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी का समुच्चय। एक विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? देखिए, यक्स सच दैट यक्स कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी। ऐसा कौन विद्यार्थी होगा जो कक्षा 10 में भी पढ़े, एक ही साल एक ही समय कक्षा 10 में भी पढ़े और 11 में भी पढ़े? यानी कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है
जो 10 और 11 में एक साथ अध्ययन कर सके या स्टडी कर सके। ठीक है, तो जब कोई भी छात्र न है, इसका मतलब है इसमें कोई समुच्चय नहीं है, तो इसको हम कौन सा समुच्चय कर सकते हैं? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय कहेंगे, रिक्त समुच्चय। या इसको इस तरह से भी दिखा देंगे फाई से। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल, तो अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यक्स सच दैट यक्स, एक से बड़ा यक्स का वैल्यू परंतु 2 से छोटी संख्या। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो देखिए कह क्या रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, एक से बड़ा यक्स का वैल्यू और 2 से छोटा। ऐसा कोई वैल्यू बताइए जो एक से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो एक के बाद तो 2 आता ही है, एक के बाद किसका नंबर आता है? 2 का। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो हो, यानी कि इनके बीच में कोई संख्या नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वह कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, रिक्त समुच्चय आपको समझ में आया? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव न हो। इसको इस कोष्टक के माध्यम से या फाई के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यक्स सच दैट यक्स, कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, यानी ऐसा कोई विद्यार्थी जो 10 और 11 दोनों में एक साथ पढ़ता हो कोई नहीं होता है, इसलिए इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। यक्स सच दैट यक्स, एक से बड़ा और यक्स का वैल्यू 2 से छोटा। एक से बड़ा 2 से छोटा खुद ही एक होता है और एक से बड़ा खुद ही 2 होता है, इनके बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं होता, इसलिए यह क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। आइए दोस्तों हम दूसरा समुच्चय का प्रकार देखते हैं। समुच्चय का दूसरा प्रकार क्या है? समुच्चय का दूसरा प्रकार होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में फिनिट एंड इनफिनिट सेट कहा जाता है। ठीक है, अब परिमित और अपरिमित क्या होता है? परिमित वह समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय हो, यानी कि हम रिक्त समुच्चय को भी परिमित समुच्चय कह सकते हैं, या फिर उनको कहेंगे जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो। वह समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए डिफिनेशन देखते हैं। वह समुच्चय जो रिक्त हो या जिसके, वह समुच्चय जो रिक्त हो या जिसके अवयव निश्चित हो, अवयव निश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित होता है। इसके अलावा जो समुच्चय होते हैं देखिए दोस्तों, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का परिभाषा क्या है? वह समुच्चय जो रिक्त हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे, अथवा जिसके अवयव निश्चित हों, यानी कि वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो जाए उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसके अलावा जो समुच्चय होते हैं वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि परिमित समुच्चय क्या होता है, तो जैसे अगर हम कह दें सप्ताह के
सप्ताह के दिनों का समुच्चय, दिनों का समुच्चय। देखिए दोस्तों, सप्ताह के दिनों का समुच्चय की अगर बात की जाए तो इसमें जो होते हैं, सप्ताह में 7 दिन निश्चित होते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। यानी कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसलिए यह क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय वो होता है जैसे अगर हम कह दें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक एग्जांपल अगर हम दूसरा लें, यह हमारा कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय की अगर बात करें तो क्या होगा? यह परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, वह 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। यानी कि वह 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन्फिनिटिव होते हैं। ये जो होते हैं अपरिमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपरिमित यानी इनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, जबकि इनके अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। परिमित समुच्चय वह है जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे इसमें संख्याओं कितने संख्या होते? अवयव कितने होते? 7 अवयव होते। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये जो होगा हमारा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। इसलिए यह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए, समुच्चयों के प्रकार में अगला समुच्चय का जो प्रकार है वो है समान समुच्चय। इसको इक्वल सेट भी कहा जाता है। समान समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें 2 समुच्चयों के अवयव लगभग बराबर हों। ठीक है, समुच्चयों के अवयव जिसके बराबर होते हैं, यानी कि समान समुच्चय जिसमें होते हैं। अगर एक समुच्चय हम ए ले लें और दूसरा समुच्चय बी ले लें, अगर उनके अवयव आपस में बराबर हों तो उन्हें हम कहेंगे कि वह समान समुच्चय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं एक समुच्चय ए, इसमें ए बी सी और डी समुच्चय हैं। समुच्चय के अवयव ए बी सी डी हैं। अगर एक और हम सेट लेते हैं, सेट बी डी ए सी, अब हम इनको देखते हैं कि क्या ये दोनों सेट ए और सेट बी इक्वल है कि नहीं है। 2 ऐसे समुच्चय जिनके अवयव आपस में बराबर हों उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। देखिए, समुच्चय ए में क्या क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें देखते हैं, इसमें भी ए है, बी है, सी है और डी है। यानी कि दोनों समुच्चय में ए बी सी डी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें ए बी सी डी क्रम में लिखे गए हैं और इसमें बिना क्रम के हैं। यानी कि समुच्चय के एलिमेंट ए के बी में होने चाहिए, चाहे वो क्रम में हो अथवा न हो। हमने जब आपको समुच्चय बताया था तो उसमें बताया था कि समुच्चय को लिखते समय क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्रम का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि इस सेट का इस सेट में अवयव हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए इक्वल बी, यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी के क्या है? समान है। आइए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का देखते हैं कि 1.2 में एक्सरसाइज में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमको 4 ठो प्रश्न दिया गया है। इन चारों प्रश्नों को देखकर बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। अभी आप लोगों को हम रिक्त समुच्चय के बारे में बता रहे थे कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव
न हो। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। देखिए ये कह रहा है विषम संख्या और किससे, 2 से भाज्य, यानी ऐसी संख्या हमको बताना है कि जो विषम हो और 2 से कट जाए। तो ऐसा कोई संख्या, जैसे मान लीजिए विषम संख्या हमारी जो होती हैं वो होता है 5, 7, 9। अगर हम इनको 2 से भाज्य करें, भाग करें 2 का, इसमें 2 का भाग करें, तो क्या इसमें 2 का भाग जा पाएगा? नहीं, भाग तो जाएगा परंतु कुछ न कुछ शेष बच जाएंगे। इसलिए विषम संख्याओं में हम 2 का भाग नहीं कर सकते, यानी ऐसा कोई संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं है जो 2 का भाज्य हो। अर्थात इसे हम लोग कौन सा समुच्चय कहेंगे? इसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय, ये हमारा जो है रिक्त समुच्चय। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखिए दो एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाती है और स्वयं से भी कट जाती है। अर्थात सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में एक ऐसा अवयव हमको मिलता है जो सम भी है, ये जो संख्या है सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए यह समुच्चय रिक्त नहीं है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा समुच्चय हमारा हो गया। देखिए दोस्तों, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह पहले का तीसरा क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, एक प्राकृतिक संख्या यक्स का वैल्यू जो हो 5 से छोटा हो लेकिन यक्स का वैल्यू 7 से बड़ा हो। ऐसा संख्या हमको एक 5 और 7 के बीच में ऐसा संख्या देखना है जो 5 से तो छोटा हो परंतु 7 से बड़ा हो। तो ऐसा देखिए, ये रोस्टर रूप में नहीं है, ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के गुण लिखे गए हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप। देखिए क्या कर रहा है, 5 से छोटा हो, 5 से छोटा तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इनके बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इसलिए यह समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय, यह हमारा रिक्त समुच्चय है, इसको हम इस सिंबल के द्वारा दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए समांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं। ये एक रेखा हमारा हो गया, एक और यह रेखा हो गया। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए एक रेखा हो गया, एक और रेखा हो गया। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? आपस में समांतर हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, इसलिए इसको समांतर रेखा कहेंगे। अब इनके बीच रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु पूछ रहा है। उभयनिष्ठ बिंदु एक ऐसा, अगर इस तरह से हम लोग रेखा खींचने की कोशिश करें तब तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु होगा, लेकिन यह कह रहा है किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं दिया है, इसलिए यह भी हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो अब हम इसके इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं। दूसरा में 5 ठोक प्रश्न दिया गया है। इन 5 प्रश्नों में क्या पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और अपरिमित है। हमको इन 5 प्रश्नों को पढ़ करके, देख करके ये बताना है कि इन 5 प्रश्नों में कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय को अभी हमने डिफाइन किया था कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, और अपरिमित वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चयों का जो अवयव होता है वह निश्चित नहीं होता है। तो चलिए पहला हम समुच्चय देखते हैं
क्या दिया हुआ है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमको बताना है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय जो होगा वह परिमित होगा कि नहीं। तो देखिए, एक वर्ष में जो होते हैं उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यानी इसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो गई कि एक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं। इसलिए ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट कह रहा है। इसका मतलब है कि 1 2 3 डॉट डॉट, इसके आगे भी संख्याएं होंगे और कितनी संख्या होगी वो हम लोगों को मालूम नहीं है। इसका मतलब है इसमें अवयवों की जो संख्या होगी वह निश्चित मात्रा में नहीं होगी, या उनकी संख्याएं जो अवयवों की संख्याएं होंगी वो निश्चित नहीं होंगे। तो जब जिस मैट्रिक्स में, जिस सेट में अवयवों जिस सेट में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी इनमें अवयव जो हैं, अवयव निश्चित नहीं है। अवयव क्या है, निश्चित नहीं है। इसलिए इसे हम कौन सा समुच्चय कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्यों, क्योंकि 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट करके आगे कितना समुच्चय या अगला संख्या कितना कहाँ तक होगा यह हमको बताया नहीं गया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन तीसरा 1 2 3 डॉट 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 फिर 99 और 100 तक दिया है। यानी कि 1 से ये 100, 1 से 100 के बीच में संख्याओं को दिया है। इसका मतलब है इसमें कितने समुच्चय होंगे, कितने अवयव होंगे, 100 अवयव होंगे, 100 अवयव, क्योंकि 1 से 100 तक दिया है। यानी कि इसमें निश्चित अवयव हैं, इसलिए ये क्या है, परिमित समुच्चय है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 100 है। इसमें 100 अवयव है, यानी कि समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। इसका चौथा देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा 101, 102, 103, इस तरह से डॉट डॉट पता नहीं कितनी संख्याएं हो जाएंगी। उन्हें धन पूर्णांकों का समुच्चय कर रहा है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय बताइए जो 100 से बड़े हों। तो 100 से बड़े तो ढेर सारी संख्याएं होती है, इसलिए ये क्या हमारा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। इस तरह से ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाता है। पांचवा जो कह रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा कह रहा है, अगर 99 से बड़ा कहता तो 99 से बड़ा पता नहीं कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाती, अभाज्य पूर्णांक हो जाते हैं। लेकिन 99 से छोटा कह रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अभाज्य संख्याओं का जो अवयव होंगे वह निश्चित होंगे, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा, परिमित। ठीक है, ये तो हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में परिमित और अपरिमित बताना था। पहला हमारा वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए अवयवों की संख्या निश्चित है, यह परिमित समुच्चय है। 1 2 3 डॉट डॉट, इसमें देख रहे हैं कि डॉट डॉट के बाद कोई संख्या नहीं दिखाया गया है। अगर यहाँ अंतिम संख्या दिखाया गया होता तो हमको मालूम हो जाता कि यह परिमित समुच्चय है, यानी कि इसके बीच की संख्या लेने के लिए कह रहा है। लेकिन डॉट डॉट के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी कि अनंत तक होंगे, इसमें अवयव निश्चित नहीं होंगे, इसलिए अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक, यानी इसमें 1 से लेकर 100 तक ही संख्या को लेना है, यानी कि इसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, इसलिए यह क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। इसी तरह से 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक ढेर सारे होते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी तरह से 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा कह रहा है, यानी कि 99 के अंदर 1 से लेकर 99 तक के अभाज्य संख्याओं को कह रहा है, इसलिए ये क्या होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कहता है, 3 परिमित और अपरिमित बताना है।
निम्नलिखित समुच्चयों में हमको परिमित और अपरिमित बताना है। परिमित वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। हमने पहले ही बता दिया है कि परिमित क्या होते हैं और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का हम देखते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए यह हमारा y अक्ष हो और हमारा यह x अक्ष हो, y अक्ष और x अक्ष। x अक्ष के समांतर कह रहा है, समांतर मतलब इस तरह से रेखाएं हम खींचे, इस तरह से रेखाओं को खींचते हैं, तो यह किसके समांतर हम खींच रहे हैं, x अक्ष के समांतर खींच रहे हैं। यानी x अक्ष की रेखाओं का समुच्चय कह रहा है, तो x अक्ष में अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। x अक्ष के समांतर हम तो अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। y अक्ष के अगर कहता तो y के अक्ष के भी हम समांतर अनेक रेखाएं खींच सकते थे। इसलिए यह क्या होगा, अपरिमित होगा। क्यों अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें रेखाओं की संख्या असंख्य है, यानी कि इन अनगिनत रेखाएं हम खींच सकते हैं। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ए से लेकर जेड तक में कितनी संख्याएं, कितने अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक में अक्षरों की जो संख्या होती है वह होती है 26। यानी ए से जेड तक में कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, निश्चित संख्या होते हैं। जब निश्चित होंगे तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो दूसरा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय जो है परिमित समुच्चय है। तीसरा कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज कौन कौन होते हैं, 5 के गुणज 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, डॉट डॉट अनंत तक हो सकते हैं। यानी इसमें 5 के जो गुणज होंगे वह अनेक होंगे, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे जितने हो सकते हैं। इसलिए इसको जो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय हम बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर देखिए, इस पृथ्वी पर जो जानवर हैं उनकी संख्याएं अनगिनत हैं। पता नहीं कौन कौन से जानवर इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय की गणना नहीं कर सकते हैं। यानी हम जानवरों की गणना नहीं कर सकते, तब जब जानवरों की हम गणना नहीं कर सकते हैं तो यह क्या कहलाएगा, हमारा अपरिमित समुच्चय। जानवरों का समुच्चय जो है अपरिमित है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले, देखिए ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ जो होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है, यही हमारा 0,0 होता है। ठीक है। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कर रहा है। वृत्त, अगर हम इतना बड़ा एक लेकर के त्रिज्या इतना बड़ा खींचे तो एक वृत्त हो गया, और थोड़ा सा बड़ा लेकर खींचे तो और एक ठो वृत्त हो जाएगा। इस तरह से हम त्रिज्याओं को बड़ा छोटा करते रहें तो हमारा वृत्तों की संख्या भी बढ़ता रहेगा। यानी कि किसी भी मूल बिंदु से जो वृत्त खींचे जाते हैं वह अनगिनत होते हैं। यानी कि यह जो होगा हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, तो परिमित और अपरिमित प्रश्न संख्या 3 में बताना था, हमने सबको एक एक करके बता दिया। देखते हैं कि क्या कह रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित होगा कि अपरिमित। x अक्ष इस तरह से था, x अक्ष के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते थे, इसलिए यह इनमें अनगिनत रेखाएं खींच सकते थे, इसलिए इनकी संख्या अनगिनत थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक केवल 26 अक्षर ही होते हैं, इसलिए इसके अवयवों की जो संख्या होती है निश्चित होती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अगला प्रश्न, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है।
5 के गुणज अर्थात वह संख्या जिसमें 5 का गुणा हो, जैसे 5, 10, 15, 20, इस सब में क्या आता है? 5 के गुणे आते हैं। इसलिए 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट अनंत तक हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि इनमें अनगिनत 5 के गुणक संख्याएं हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर पता नहीं कितने जानवर रहते हैं, इन जानवरों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनकी संख्या असंख्य होती है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित होता है। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यह हमारा मूल बिंदु था। जितनी हम त्रिज्याएं बढ़ाते जाएंगे उतने हमारे वृत्तों की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी वृत्तों की संख्या तो हम वृत्त कितना भी खींच सकते हैं, इसलिए इनकी संख्या जो होती है अनिश्चित होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। हमको इन समुच्चयों को देख करके बताना है कि a का वैल्यू b के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, हमारा समुच्चय a यहाँ दिया है, b यहाँ दिया हुआ है। देख करके बताना है a b का बराबर है कि नहीं है। देखिए, दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? जब उन पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो। अर्थात देखते हैं, इसमें a यहाँ पर भी है तो a यहाँ पर भी है, इसमें भी b है तो इसमें भी b है, इसमें भी c है तो इसमें भी c है, इसमें भी d है तो इसमें भी d है। अर्थात समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि a b के बराबर है। ठीक है दोस्तों, समुच्चय a और b कब बराबर होते हैं? जब इसके प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद हों। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे को। दूसरा क्या कह रहा है? समुच्चय a 4, 8, 12, 16। देखते हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, 12 तो है नहीं इसमें, 16 इसमें है, 16 इसमें है, न तो 12 इसमें है न तो 18 इसमें है। यानी कि समुच्चय a का अवयव 12, ये 12 जो है इसमें कहीं पर नहीं है, और इसका समुच्चय b का 18 अवयव इसमें नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू b, अर्थात ये b में पूरी तरह से समुच्चय नहीं है, या a के b में पूरा समुच्चय मौजूद नहीं है, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू b। तीसरा प्रश्न देखते हैं। a और b दिया हुआ है। a में जो अवयव दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, यह हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। दोस्तों, हम समुच्चय को लिखने की दो विधियां बताए थे, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ यह रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और यह जो लिखा हुआ है यह समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। मैं बार बार आपको लोगों को रिपीट करता रहता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि यह किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका फॉर्म जो है ये रोस्टर मेथड फॉर्म में लिखा गया है, और यह समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। देखिए, धन पूर्णांकों का जो धन पूर्णांक सम धन पूर्णांकों को कह रहा है, तो यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? यक्स का मान 10 के बराबर होना चाहिए, और 10 से छोटा। तो 10 के बराबर कह रहा है, इसमें ये जो सिंबल लगा हुआ है ये और ये, इसका अर्थ होता है बराबर, और इसका अर्थ होता है लेस देन, यानी कि छोटा है। यक्स का मान बराबर है 10 के, और यक्स का मान 10 से छोटा है। अर्थात सम धन पूर्णांक कह रहा है 10 से छोट सम धन पूर्णांक क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 10 तक कहाँ था? तो 10 तक सम धन पूर्णांक यही होते हैं। और समुच्चय बी में जब ये अवयव हो जाएंगे तो देखते हैं 2 इसमें भी है, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 10, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ था, इसको हम रोस्टर रूप में लिख दिए, तो आ गया यही सारे एलिमेंट जो इसमें थे। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर है b के। ठीक है दोस्तों, इसका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 और b का समुच्चय 10, 15, 20, 25, 30 है।
देखिए दोस्तों 10 का गुणज जो होगा इसके लिए ए के लिए 10 का गुणज जो होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, डॉट डॉट इन्फिनिट तक होगा। ये जो 10 के गुणज है इसमें भी बी के वही गुणज होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी 10 तो है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ 20 है तो 20 भी है, इसमें 30 है तो इसमें 30 भी है, लेकिन इसमें ये जो 15 और 25 दिए गए हैं ये इसमें नहीं है। समान समुच्चय तब होते हैं, दो समुच्चय समान तब होते हैं जब इसके प्रत्येक अवयव इसमें और इसके प्रत्येक अवयव इसमें दिए हों। लेकिन इसमें 15 दिया है, इसमें 15 कहीं नहीं दिया है और 10 के ये गुणज भी नहीं है। 15 और 25 10 के गुणज नहीं है, इसलिए ये समुच्चय जो होगा ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी बराबर है अथवा नहीं ये बताना है। तो देख रहे हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी में देखते हैं, इसके प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। दूसरा देखते हैं ए 4 8 16 था, इसमें 4 8 16 तो था, लेकिन इसमें 12 नहीं था और इसमें 18 नहीं था, इसलिए ए बी के बराबर नहीं था। तीसरा प्रश्न 2 4 6 8 10 था, ये इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था। इसको हम जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसका कह रहा था कि 10 से 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 के बराबर हम सम संख्या लिख दिए, 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं थी, ये और ये दोनों मैच कर रहे थे, इसलिए ए बी के बराबर था। अगला देखते हैं ए समुच्चय 10 का गुणज कर रहा है, तो 10 का गुणज 10 20 30 40 होते हैं, जबकि इसमें 10 15 20 25 30 कह रहा है, यानी कि 10 20 30 तो है, लेकिन 15 इसमें नहीं है और 25 नहीं है, और 15 और 25 10 के गुणज भी नहीं होते हैं, इसलिए यह बराबर नहीं है। आइए दोस्तों हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के समान युग्म बताइए और कारण सहित बताना है। हमको समान युग्म बताना है, यानी कि बराबर देखना है कि दोनों जो समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया है ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। बात वही फिर है कि ए के अवयव बी में या बी के अवयव ए में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि समुच्चय बराबर है। जैसे यहाँ ए दिया है 2, 3, इसी तरह से यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0 एक हल दिया है। अब देखिए इसको हम हल करके देखेंगे कि क्या जो ए में एलिमेंट दिए गए हैं यही एलिमेंट बी में आते हैं कि नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण से इसको हम हल करते हैं। द्विघात समीकरण से जब हम इसको हल करते हैं तो 6 का गुणनखंड ऐसे करते हैं, 6 का गुणनखंड ऐसे करते हैं कि 5 आ जाए। यक्स स्क्वायर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा ही, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और हम जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यक्स कॉमन करते हैं तो यक्स जब हम कॉमन करते हैं तो यहाँ 3 बचता है, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x + 3 बचता है। यानी कि जो जो हम दोनों कोष्टक में है उसको एक कोष्टक में कर लेते हैं x + 3, और दूसरे के को जो जो कॉमन किए हैं उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। एक बार अगर x से इसकी तुलना करते हैं तो x = 3 और इसका तुलना करते हैं, देखिए एक बार इसकी तुलना 0 से करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक बार इसकी तुलना 0 से करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो कहे में हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से यक्स के वैल्यू 2 ठो आ जाते हैं, -3, -2, और ए में जो हमारे ये बी के एलिमेंट हो जाते हैं, -2, -3 बी के एलिमेंट हो जाते हैं, और ए में जो एलिमेंट दिया है 2, 3 दिया है। तो इसमें -2, -3 और इसमें 2, 3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह से इसका दूसरा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो शब्द में देखिए या और वाई सच दैट वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है, ओल्फ का एक अक्षर है। देखिए अगर हम इसको समुच्चय बनाने की कोशिश करें तो इसका एक ठो F इसमें मौजूद है, इसका O यहाँ पर मौजूद है, एक ठो L यहाँ पर मौजूद है और एक ठो W यहाँ पर मौजूद है। एक
इसमें जो संख्याएं डबल दी होती हैं उनको केवल हमको एक एक बार लेना पड़ता है। तो इसलिए समुच्चय ए का एक एक अक्षर समुच्चय बी में उपलब्ध है, इसलिए कर सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी के क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह हमारा छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन कौन समान है। ये जो समुच्चय दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी समुच्चयों को देखकर बताना है कि कौन से समुच्चय एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के बराबर है। ठीक है, एक समुच्चय ए को देखते हैं, इसके 1 2 4 8 12, 2 4 8 और 12 तो है लेकिन 2 4 नहीं है, 4 भी है, 4 8 12 तो है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, तो इसके कोई भी अवयव समान नहीं मिल रहे हैं। बी के देखते हैं 1 2 3 4, बी के 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और ये 4 है तो 4 भी है। यानी कि हम कह सकते हैं बी बराबर है डी के। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब देखते हैं सी वाला, 8 4 12 14, 8 4 12 14 कोई नहीं है। ई वाला देखते हैं -1, तो यहाँ भी देखिए -1 है तो -1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी कि कह सकते हैं ई बराबर है जी के। ठीक है, और यहाँ एफ देखिए 0 और ए है, और एच 0 और ए है, 0 और ए है, यहाँ 0 और 1 है, इसलिए ये दोनों समुच्चय केवल बराबर हैं आपस में और कोई भी बराबर नहीं है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करके इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और कमेंट करें, लाइक करें।